अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज फरमाए। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि डस्ट एलर्जी क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे प्रिवेंशन कैसे हमें मिल सकती है, और आखिर में हम देखेंगे कि इसका होम्योपैथिक इलाज जो है वो किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, ये डस्ट एलर्जी जो है ये एक बहुत ही छोटे छोटे माइट्स होते हैं जिन्हें डस्ट माइट्स कहते हैं। ये उनकी वजह से होती है। तो नाज़रीन, इनकी 13 से ज़्यादा इक़साम हैं जो पाई जाती हैं और उनमें जो सबसे अहम है वो है डर्मेटोफेगोइड फेरिनाई। ये जर्म इतना छोटा होता है कि खुर्दबीन के बगैर ये नज़र नहीं आता और ये इंसानी जिल्द के डेड सेल्स जो होते हैं उन पे गुजारा करता है। और ये जिल्द की जो घर के अंदर डस्ट वगैरह होती है और नमी जो होती है उसको ये खाते हैं और डस्ट और नमी जो है उसके बिहाफ पे ये ज़िंदा रहते हैं। नाज़रीन, हर घर में ये डस्ट माइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये आमतौर पर फर्नीचर वगैरह पे, बिस्तरों पे और आपकी जो कालीन वगैरह होते हैं उनके ऊपर ये होते हैं। वैसे तो ये हर माहौल में ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन गर्म और मरतूब मौसम जो होता है वो इनकी अफजाइश के लिए बहुत सूटेबल होता है। ठीक है ना जी। ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो दर्जा हरारत है उसके ऊपर, और अगर नमी जो है वो 70 से 80% नमी होगी तो वो इनके लिए बहुत ही साजगार माहौल होता है। उसके अंदर ये बहुत इनकी अफजाइश होती है और ये बढ़ते हैं। नाज़रीन, ये इनकी वजह से जिस बंदे को ये डस्ट एलर्जी हो जाती है, अब हम देखते हैं कि उसमें अलामत किस तरह की आती हैं। तो डस्ट एलर्जी की वजह से मरीज़ की नाक से पानी आता है। इसकी अलामत दमे और हे फीवर से बहुत मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, नाक में जलन और ख़ारिश होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और झुंझलाहट होती है नाक के अंदर, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है, आंखों में ख़ारिश होती है, छाती जो है वो उसमें जकड़न मरीज़ को महसूस होती है, सांस तंगी से आता है। इसका सांस छोटा हो जाता है मरीज़ का, जो जिस बंदे को ये डस्ट एलर्जी हो उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। उसको छाती जो है वो उसमें कंजेशन महसूस होती है, छाती भारी महसूस होती है और कमरे के अंदर जाने से, घर के अंदर जाने से इसकी अलामत में तेज़ी आती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। एक तो ये होता है कि डस्ट गर्दो गुबार इसकी बेसिक काज है, क्योंकि इसके अंदर डस्ट माइट्स होते हैं जो इसकी वजह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप सफाई वगैरह करते हैं डस्ट उससे उड़ती है तो वो आपके नाक के अंदर जाती है, वो भी इसकी एक बेसिक वजह है। लेकिन सबसे अहम बात जो होती है या सबसे अहम इसकी वजह जो है वो ये है कि आपका मरीज़ का मदाफ़ियाती निज़ाम जो होता है वो जब ऐसे माहौल में हम रहते हैं जहाँ के डस्ट माइट्स वगैरह का फुजला पड़ा होता है और उससे एक स्मेल सी आ रही होती है, तो हमारा मदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबायोटिक्स बनाना शुरू कर देता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिस्म का मदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो ओवर एक्टिव होने की वजह से वो कुछ उन पार्टिकल्स के ख़िलाफ़ भी एंटीबायोटिक बनाना शुरू कर देता है जो कि आम तौर पे हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं होते, जैसे पोलन है और कुछ फूड पार्टिकल्स हैं और डस्ट माइट्स वगैरह हैं। तो मदाफ़ियाती निज़ाम के ओवर एक्टिव होने की वजह से फिर इसकी अलामत जो हैं वो हमारे जिस्म में आना शुरू हो जाती हैं। इससे हमें एहतियाती तदाबीर के हमें क्या अख्तियार करनी चाहिए। एक तो ये है कि घर के अंदर से हमें डस्ट जो है उसका ख़ात्मा करना चाहिए। अगर हम इस मर्ज़ से हम जान छुड़ाना चाहते हैं तो घर के अंदर डस्ट नहीं होनी चाहिए। जो आपके बिस्तर हैं, बिस्तर में चूँकि इनको नमी भी मिलती है, मरतूब और गर्मी भी इनको मिलती है और डेड सेल जो होते हैं स्किन के वो भी इनको वहाँ मिल जाते हैं, तो बिस्तर इनके लिए एक बहुत ही फेवरेट जगह है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बिस्तर के कवर जो हैं उनको बार बार धोएं और उनकी सफाई रखें। फिर ये उन खिलौनों के अंदर रहते हैं जिनके अंदर रुई भरी हुई होती है और वो भी इनके लिए एक साजगार जगह है, तो हमें चाहिए कि उनको भी हम बिस्तर के करीब ना आने दें। फर्नीचर के कवर को धोएं, उनकी गद्दियों को बार बार धोएं ताकि उनकी सफाई करें। ठीक है, और डस्टिंग जो करनी है वो आपने
गीले कपड़े से करनी है, ठीक है ना जी। और अगर फर्नीचर साफ़ करना है तो कपड़े के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि डस्ट कम से कम जो है वो वहाँ से उड़नी चाहिए, उसकी सफाई भी हो जाए और डस्ट भी ना उड़ जाए। घर के अंदर जो है वो एयर फिल्टर होते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह किया जाता है। तो होम्योपैथी के अंदर 171 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसमें फूड एलर्जी भी है, डस्ट एलर्जी भी है और बाकी कुछ एलर्जीज़ भी हैं। नाक की एलर्जी है, अस्थमा है, हे फीवर है, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम उनमें से सिर्फ एक मेडिसिन का जिक्र यहाँ करेंगे जो ट्राइफोलियम पैराटेंस जिसको हम कहते हैं। ये दवा जो है इसको सबसे पहले डॉक्टर टीसी डनकैन ने प्रूव किया और इसका मदर टिंक्चर जो है वो इसके फूलों से तैयार किया जाता है। नाज़रीन, वैसे तो ये पौधा जो होता है ये जानवरों के चारे के तौर पर बहुत ज़्यादा यानी इस्तेमाल होता है और इसको रेड क्लोवर और वाइट क्लोवर भी कहते हैं, जो इसके दो तरह के इस पे फूल आते हैं। तो ये जो मेडिसिन होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ट्राइफोलियम, ये रेड क्लोवर से बनी है, रेड फूलों से इसको तैयार किया गया है। नाज़रीन, ये ज़माना कदीम में ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल होती आ रही है और इसको सुद्दा खोलने के लिए और मुख्तलिफ़ जिस्म के जो अखराज हैं उनको जारी करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बलगीमी झिल्लियों पे इसका बहुत ज़्यादा असर है, स्किन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है। ये कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है और गले के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है। इसको चाय के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, ठीक है ना जी। जब हमने इसकी पोटेंसी तैयार की होम्योपैथिक मेडिसिन जब हमने बना ली तो होम्योपैथिक मेडिसिन की जो अलामत कुछ इस तरह हैं कि मरीज़ के मुंह से पानी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि उसके सलेवरी ग्लैंड जो है उनमें कंजेशन होती है, उनमें सोजिश हो जाती है और जिसकी वजह से उसके मुंह से पानी बहुत ज़्यादा आता है उसका। फिर ये दवा जो है ये काली खांसी की एक बेहतरीन दवा है। काली खांसी, खुश्क खांसी, टीबी और खसरा के लिए ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल होती है। मरीज़ को खांसी बहुत ज़्यादा होती है, खांसी के बाद मरीज़ को हिचकी लग जाती है, रात के वक्त खांसी ज़्यादा होती है। फिर इसका मरीज़ जो होता है वो बंद कमरे में नहीं बैठ सकता। बंद कमरे में बैठने से उसको घुटन महसूस होती है, उसको उठ के बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब वो खुली हवा में जाता है तो वहाँ उसको खांसी ज़्यादा होती है, ठीक है। और गला खुश्क होता है, मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे गले के अंदर कोई चीज़ चिपकी हुई है जिसकी वजह से वो बार बार उसको खांसी करता है। फिर ये मेडिसिन जो है ट्राइफोलियम जो है ये कैंसर की, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, होम्योपैथिक पोटेंसी की शक्ल में भी ये कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और कहा जाता है कि अगर कैंसर के मरीज़ को ये दी जाए तो उसकी जो कैंसर की गिल्टी होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और ज़ख्म होने से पहले ही वो गिल्टी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। और ऐसे अफराद जिनकी फ़ैमिली में कैंसर हो उनके लिए ये बहुत यानी मुफीद साबित होती है, ठीक है ना। कनपेड़े जिन लोगों को होते हैं उनके लिए ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर ये ऐसा है कि ये जिल्द पे इसका बहुत ज़्यादा असर है। वो बच्चे जिनको क्रस्टा लेक्टा का मर्ज़ हो जाता है यानी उनके सर के ऊपर खरींट से बन जाते हैं और अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उन बच्चों के लिए होम्योपैथी की ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त यानी साबित होती है। और फिर जिस्म से अखराज खून जो होता है, चाहे ये खून किसी जगह से भी हो और किसी वजह से भी हो, जैसे चाहे ये बच्चे की पैदाइश से पहले हो, बाद में हो, फेब्राइड्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, मेंसेस की ब्लीडिंग हो, ये खून जो होता है फ्रेश होता है और सुर्ख रंग का होता है। तो ऐसे खून के अखराज के लिए ट्राइफोलियम जो है ज़बरदस्त मेडिसिन जो है ये साबित होती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ गेन किया होगा। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर आप किसी मर्ज़ में खुदा न खास्ता मुब्तला हैं और आप उसके बारे में मालूमात चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और एलर्जी के लिए नाज़रीन मैं एक बात यहाँ ये क्लियर करता जाऊँ कि डस्ट एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए और हे फीवर के लिए होम्योपैथी में ज़बरदस्त मेडिसिन है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के लोग भी आए हैं जिनको जो इन्हेलर ले रहे थे और उनका मसला बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था और अल्लाह के शुक्र से उनकी डस्ट एलर्जी भी ख़त्म हुई है, उनके अस्थमा का मसला भी ठीक हुआ है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह के किसी मसले में आप मुब्तला हैं और आप कुछ मालूमात चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका रब्ता बहाल रहे। अस्सलाम।